नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। 29 सितंबर 2016 को उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर के थाना सहजनवा के गांव रहीमाबाद के पास सड़क के किनारे एक शव पड़े होने की जानकारी मिलते ही आसपास के गांव के तमाम लोग इकट्ठा हो गए। सूचना पाकर थाना सहजनवा के थाना प्रभारी ब्रजेश यादव भी पुलिस बल के साथ आ गए। उन्हें शव की शिनाख्त कराने में जरा भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि वहां जमा भीड़ में मृतक का एक दोस्त था, जिसने शव की शिनाख्त ही नहीं कर दी बल्कि ये भी बताया कि उसने मृतक के घर वालों को सूचना भी दे दी है। शव की शिनाख्त जिला देवरिया के थाना बरहज के गांव नवा पार्क के रहने वाले जितेंद्र सिंह के बेटे अमन प्रताप सिंह के रूप में हुई थी। जितेंद्र सिंह मध्य प्रदेश में रहते थे। गांव में उनके भाई राजू सिंह रहते थे। मृतक अमन के दोस्त ने ही उन्हें फोन करके उसकी हत्या के बारे में बताया था। सूचना मिलते ही वो परिवार के कुछ लोगों के साथ तुरंत चल पड़े थे। थाना सहजनवा के थाना प्रभारी ब्रजेश यादव ने शव का निरीक्षण किया तो पता चला कि सिर और सीने में गोली मारी गई थी। इसके अलावा पेचकस जैसी नुकीली चीज से उसके सीने में कई वार किए गए थे। वो घटना स्थल की कार्रवाई कर रहे थे, तभी मृतक अमन के चाचा राजू सिंह भी आ गए। उन्होंने भी शव की पहचान अपने भतीजे अमन प्रताप सिंह के रूप में कर दी। तो पुलिस ने घटना स्थल की कार्रवाई निपटाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था। इसके बाद राजू सिंह की तहरीर पर थाना सहजनवा में अज्ञात लोगों के खिलाफ अमन की हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। मृतक का मोबाइल गायब था। पुलिस ने फोन किया तो पता चला कि वो बंद है। पुलिस ने उसे सर्विलांस पर लगवाने के साथ उसके नंबर की कॉल रिकॉर्ड निकलवाए तो पता चला कि उसके फोन की आखिरी लोकेशन सिंधिया के एक पेट्रोल पंप के पास की थी। कॉल डिटेल्स के अनुसार आखिरी बार उसके मोबाइल पर जिस नंबर से फोन आया था वो गोरखपुर के थाना केंट के मोहल्ला सिंधिया के रहने वाले संजय पांडे उर्फ जगदम्बा का था। थाना सहजनवा पुलिस ने थाना केंट पुलिस से संपर्क करके पूरी बात बताई तो पता चला कि 2 साल पहले जगदम्बा ने मृतक के खिलाफ बेटी के साथ छेड़छाड़ का मुकदमा थाना केंट में दर्ज कराया था। इस जानकारी से ब्रजेश यादव को लगा कि इस हत्या में कहीं ना कहीं से जगदम्बा का हाथ जरूर हो सकता है। शक के आधार पर ब्रजेश यादव ने जगदम्बा के घर छापा मारा तो वो अपने घर से फरार मिला। उसके साथ ही उसकी वो बेटी भी गायब थी, जिसके साथ छेड़छाड़ का उसने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जब मुखबिरों से बाप बेटी के बारे में पता कराया तो पता चला कि बेटी के मृतक से प्रेम संबंधी नहीं थे, बल्कि वो उसके साथ एक बार घर से भाग भी गई थी। इसके बाद ब्रजेश यादव को समझते देर नहीं लगी कि ये हत्या प्रेम संबंधों की वजह से की गई है और हत्या भी जगदम्बा ने ही बेटी के साथ मिलकर की है। वो जगदम्बा के पीछे हाथ धोकर पड़ गए तो करीब 15 दिनों बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जगदम्बा और सपना को थाने लाकर पूछताछ की गई तो उन्होंने अमन की हत्या का अपना अपराध स्वीकार कर लिया और सपना ने प्रेम से लेकर हत्या तक की पूरी कहानी सुना दी। इसके बाद उसी दिन यानी 17 अक्टूबर 2016 की शाम को गोरखपुर के एसएसपी रामलाल वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अमन की हत्या का जो खुलासा किया, उसके अनुसार इस हत्याकांड में जगदम्बा का बेटा नितेश पांडे और साला संजीव द्विवेदी भी शामिल था, लेकिन ये दोनों भी फरार थे, इसलिए इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका था। इस पूछताछ में सपना और संजय पांडे उर्फ जगदम्बा ने अमन की हत्या की जो कहानी सुनाई थी वो इस प्रकार से थी। अमन प्रताप सिंह उर्फ सोनू उत्तर प्रदेश के जिला देवरिया के थाना बरहज के गांव नवा पार्क का रहने वाला था। उसके पिता जितेंद्र सिंह मध्य प्रदेश के जबलपुर में सड़क निर्माण विभाग में कंस्ट्रक्शन सेक्शन में इंजीनियर थे। अमन गोरखपुर के थाना कैंट के मोहल्ला रुस्तमपुर में किराए का कमरा लेकर पढ़ाई के लिए अकेला ही रहता था। इकलौता बेटा होने की वजह से अमन के पिता चाहते थे कि बेटा उन्हीं की तरह पढ़ लिख कर इंजीनियर बने, इसलिए उसकी पढ़ाई पर वो विशेष ध्यान दे रहे थे। लेकिन गोरखपुर में जिस कोचिंग में वो पढ़ रहा था वहाँ उसकी मुलाकात सपना से हुई तो वो उसे दिल दे बैठा। खूबसूरत सपना गोरखपुर के थाना केंट के मोहल्ला सिंधिया के रहने वाले संजय पांडे उर्फ जगदम्बा की बेटी थी।
वो पढ़ने में अन्य भाई बहनों से ठीक थी, इसलिए प्राइवेट नौकरी करके गुजर बसर करने वाले जगदम्बा ने उससे कह रखा था कि वो जितना चाहे पढ़ सकती है। लेकिन एक ही कोचिंग में पढ़ रहे अमन प्रताप सिंह ने जब उससे प्यार का इजहार किया तो वो उसके प्रस्ताव को ठुकरा नहीं सकी और उसने मुस्कुराते हुए कह दिया कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। सच में? अमन ने कहा तो सपना ने आगे बढ़कर कहा, हाँ सच में, मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। इसके बाद दोनों की मुलाकातें होने लगी और हर मुलाकात के बाद उनके बीच प्यार बढ़ता गया। लेकिन एक दिन सपना के घर वालों को उसके प्यार का पता चल गया। दरअसल हमेशा गुमसुम रहने वाली सपना का चेहरा अमन से प्यार होने के बाद खिला खिला रहने लगा था और उसकी चाल ढाल भी बदल गई थी। बेटी में आए बदलाव को देखकर माँ को हैरानी होने के साथ संदेह भी हुआ था कि बेटी में अचानक ये बदलाव कैसे आ गया। वो मोबाइल पर घंटों किसी से बात करती रहती थी, पूछने पर कुछ भी नहीं बताती थी। सयानी हो चुकी बेटी के हाव भाव और हरकतों को देखकर माँ को संदेह हुआ तो उन्होंने पति से बात करने का विचार किया। दूसरी ओर जगदम्बा खुद भी बेटी के बदले व्यवहार से सख्ते में थे। वो पिता थे, इसलिए बेटी से सीधे कुछ पूछ नहीं सकते थे, इसलिए वो उस पर चोरी छिपे नजर रखने लगे थे। इसका नतीजा ये निकला कि उन्हें पता चल गया कि सपना अमन प्रताप सिंह नाम के लड़के से प्यार करती है। ये जानकर उनके होश ही उड़ गए, क्योंकि बेटी से उन्हें इस तरह की कतई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने ये बात पत्नी से बताई तो उनकी शंका सच साबित हुई। उन्होंने चिंता में कहा, लड़की कुछ ऐसा वैसा कर बैठी तो हम समाज बिरादरी में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। पति पत्नी काफी परेशान थे, जबकि सपना अपनी ही दुनिया में खोई थी। उसे इस बात की भनक तक नहीं लग पाई थी कि माँ बाप को उसके प्यार की खबर लग गई है। उसे पता तब चला जब जगदम्बा ने अचानक उसके कोचिंग जाने पर रोक लगा दी। इससे सपना को समझते देर नहीं लगी कि पापा को उसके प्यार वाली बात का पता चल गया है, जबकि इसके पहले उन्होंने उसे पढ़ने के लिए कभी भी आने जाने से मना नहीं किया था। सपना ने पिता के इस निर्णय के बारे में माँ से बात की तो उन्होंने कहा, सपना, तुमने जो किया है उसकी हम लोगों को जरा भी उम्मीद नहीं थी। माँ, मैंने ऐसा क्या कर डाला कि मेरी पढ़ाई बंद करा दी गई है? तुमने जो किया है बेटी, उसका तुम्हारे पापा को पता चल चुका है। तुम्हें घर से पढ़ने के लिए भेजा जाता था, ना कि किसी लड़के से प्यार करने। तुमने क्या सोचा था कि तुम बताओगी नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा? तो ये बात है, आप लोगों को मेरे और अमन के प्यार के बारे में पता चल गया है। सपना ने बेशर्मी से कहा, माँ, अमन बहुत अच्छा लड़का है, हम दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। माँ के सामने ये कहते हुए तुझे शर्म नहीं आई? 4 अक्षर पढ़ क्या लिए? तुमने खुद को ना जाने क्या समझ लिया है। इतनी बेशर्मी ठीक नहीं है। अगर तेरी इन बातों को तुम्हारे पापा ने सुन लिया तो तुझे जिंदा गाड़ देंगे। माँ की बात सुनकर सपना की बोलती बंद हो गई। माँ ने सपना को काफी देर तक समझाया, लेकिन ऐसे लोगों पर किसी के समझाने का असर कहाँ होता है। सपना पर भी नहीं हुआ। मौका मिलते ही उसने अमन को फोन करके बता दिया कि उसके माँ बाप को उनके प्यार का पता चल गया है। सपना की बात सुनकर अमन को जैसे सांप सूंघ गया। वो बुरी तरह घबरा गया, क्योंकि सपना ने उससे ये भी कहा था कि उसके पापा बहुत गुस्से में है। वो उससे मिलने कोचिंग जरूर जाएंगे, इसलिए वो सतर्क रहे। ऐसा हुआ भी। अपने सारे संजीव को लेकर जगदम्बा कोचिंग सेंटर जा पहुंचे थे। कोचिंग सेंटर के गेट पर अमन को रोककर जब उन्होंने उससे अपना परिचय सपना के पिता के रूप में दिया तो वो परेशान हो उठा। लेकिन उस समय उन्होंने उसे डांटने फटकारने के बजाय प्यार से समझाया। वो उसकी पहली गलती मानकर उसे चेतावनी देकर इस शर्त पर छोड़ रहे हैं कि अब वो कभी सपना से मिलने की कोशिश नहीं करेगा। परिस्थितियों को देखते हुए अमन ने उस समय दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए वादा कर लिया था कि अब वो कभी भी सपना से नहीं मिलेगा। ऐसा उसने वक्त की नजाकत देखकर किया था, ताकि जगदम्बा को उस पर भरोसा हो जाए कि वो जो भी कह रहा है वो सच कह रहा है, जबकि मन ही मन उसने कुछ और ही तय कर रखा था। अमन के वादे पर विश्वास करके जगदम्बा घर आ गए। सपना का कोचिंग जाना बंद ही करा दिया गया था, इसलिए घर का हर कोई उस पर नजर भी रख रहा था। प्रेमी से मिलने के लिए सपना ने एक खेल ये खेला कि वो ऐसा व्यवहार करने लगी जैसे वो पूरी तरह बदल गई हो। अपनी बातचीत और हाव भाव से आखिर उसने माँ बाप को भरोसा दिला दिया कि वो अमन को भूल चुकी है।
इसके बाद उस पर लगी पाबंदी हटा ली गई तो वो चोरी छिपे अमन से मिलने लगी, क्योंकि शायद वो अमन के बिना खुद को अधूरी समझती थी। उसी तरह अमन भी सपना को टूटकर प्यार करता था। सपना और अमन की ये मुलाकातें ज्यादा दिनों तक सपना के घर वालों से छिपी नहीं रह सकी। जगदम्बा को पता चल गया कि सपना अमन से फिर से मिलने लगी है। इस बार उन्होंने खुद सपना को अमन के साथ घूमते देख लिया था। बेटी की हरकतों से वो परेशान हो उठे थे। अमन से बेटी का पीछा छुड़ाने के लिए उसने उसके खिलाफ थाना कैंट में बेटी के साथ छेड़छाड़ करने का मुकदमा दर्ज करा दिया था। थाना कैंट पुलिस ने अमन को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। ये सन 2014 की बात है। अमन के पिता परिवार सहित जबलपुर में रहते थे। उसके चाचा राजू सिंह गांव में परिवार के साथ रहते थे। वो गांव के प्रधान भी थे। अमन के गिरफ्तार होने के बारे में जब उन्हें पता चला तो वो परेशान हो उठे। इस बात को बड़े भाई यानी अमन के पिता को बताए बगैर वो गोरखपुर पहुंचे और अमन को जमानत दिलवाकर जेल से बाहर निकलवाया। राजू सिंह को अमन की गिरफ्तारी की वजह का पता चला तो वो उसे समझा बुझाकर घर ले आए। चूंकि अमन इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर चुका था और सरकारी नौकरी के लिए वहां तैयारी कर रहा था, इसलिए चाचा के समझाने पर वो हैदराबाद चला गया, जहां उसे प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई। हैदराबाद जाने के बाद भी अमन सपना को नहीं भूला और सपना भी उसे कहाँ भूली थी। दोनों की फोन पर बराबर बातें होती रहती थी। इसी का नतीजा था कि एक दिन सपना घर से भागकर अमन के पास हैदराबाद जा पहुंची। वहां मंदिर में दोनों ने शादी कर ली और पति पत्नी की तरह रहने लगे। दोनों अपने इस फैसले से काफी खुश थे, जबकि दोनों के ही माँ बाप उनके इस फैसले से अनजान थे। सपना के भाग जाने से उसके माँ बाप काफी दुखी और परेशान थे। मोहल्ले में उनकी काफी बदनामी हुई थी। इसके बावजूद जगदम्बा बेटी की खोज में जुटे रहे। आखिर खोजते खोजते वो हैदराबाद अमन के पास जा पहुंचे, जहां उन्हें सपना मिल गई। सपना को देखकर उनका खून खौल उठा था, लेकिन वहां उन्हें गुस्से से नहीं समझदारी से काम लेना था। जगदम्बा को देखकर अमन और सपना भी हैरान रह गए। जगदम्बा अकेले नहीं थे, उनके साथ उनका साला यानी सपना का मामा संजीव द्विवेदी भी था। जगदम्बा ने बेटी को समझाया कि उसे जो करना था वो उसने कर लिया, अब वो घर लौट चले। उन्हें उसके इस फैसले पर कोई ऐतराज नहीं है। वो उनकी बड़ी बेटी है, इसलिए वो उसकी शादी समाज के सामने धूमधाम से करना चाहते हैं, जिससे उन पर लगा बदनामी का दाग धुल जाए। पिता की बातें सुनकर सपना को अपने किए पर पछतावा हुआ। वो पिता के साथ चलने को तैयार हो गई तो जगदम्बा उसे लेकर गोरखपुर आ गए। पर गोरखपुर आने के बाद जगदम्बा के तेवर बदल गए। उन्होंने अपना पूरा गुस्सा सपना पर निकाला। उसकी जमकर पिटाई करके उसे कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद सपना को अपनी गलती का एहसास हुआ। जब इस बात की जानकारी अमन को हुई तो उसे भी बड़ा कष्ट हुआ। चूंकि अमन को सपना के बिना वहाँ अच्छा नहीं लगा तो वो भी नौकरी छोड़कर घर आ गया। उसी बीच अमन की छोटी बहन की शादी तय हो गई तो खरीदारी के लिए वो गोरखपुर आने जाने लगा कि शायद वहाँ सपना से उसकी मुलाकात ही हो जाए। इस तरह जब सपना से मुलाकात नहीं हो सकी तो उसने सपना के पड़ोस में ही किराए का एक कमरा ले लिया और वहीं रहकर सपना से मिलने की कोशिश करने लगा। उसकी ये कोशिश रंग लाई और जब सपना से उसकी मुलाकात हुई तो माँ बाप की मान मर्यादा को ताक पर रखकर एक बार फिर सपना उसके कमरे पर आ गई। सपना और अमन ने मंदिर में शादी की थी। घर और समाज में अधिकार पाने के लिए घर वालों के सामने या कोर्ट मैरिज करना जरूरी था। इसलिए अपना हक पाने के लिए सपना ने अमन से कोर्ट मैरिज करने को कहा तो उसने वादा किया कि बहन की शादी के बाद वो माँ बाप से बात करके कोर्ट मैरिज कर लेगा। लेकिन बहन की शादी हो जाने के बाद भी वो शादी करने के बजाय बहाने करने लगा। तो सपना को समझते देर नहीं लगी कि वो उससे शादी नहीं करना चाहता। सपना को जब लगा कि अमन को उससे नहीं उसके जिस्म से प्यार है तो जिस दिल में उसके लिए प्यार के दिए जलते थे उसमें नफरत की ज्वाला धधकने लगी। उसने माँ बाप से अपने किए की माफी मांगी और वादा किया कि अब वो जो कहेंगे वो वही करेगी। जिससे शादी करने को कहेंगे वो शादी भी उसी से करेगी। बेटी के साथ हुए धोखे से जगदम्बा और उसकी पत्नी भी दुखी थी। सपना के माता पिता अब उसके साथ थे। अमन ने उसके साथ जो किया था उससे वो बहुत दुखी थी, इसलिए वो उसे सबक सिखाने के बारे में सोचने लगी।
दूसरी ओर बेटी के साथ धोखा और उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की वजह से जगदम्बा भी अमन से नफरत करने लगे थे। इसलिए बाप बेटी ने मिलकर उसे सबक सिखाने का निर्णय कर लिया। इसके बाद बाप बेटी ने मिलकर अमन को सबक सिखाने की एक योजना बनाई। जगदम्बा ने बेटे नीतीश पांडे और साले संजीव से बात की तो बात इज्जत की थी, इसलिए वे भी हर तरह से साथ देने को तैयार हो गए। उसके बाद 27 दिसंबर 2016 की शाम सपना ने जगदम्बा के मोबाइल फोन से अमन को फोन करके सिंधिया पेट्रोल पंप पर मिलने के लिए बुलाया। प्रेमिका के बुलाने पर अमन वहां पहुंचा तो सफेद रंग की वैगनार कार में सपना बैठी थी। उसने इशारा करके अमन को उसमें बैठने को कहा तो बिना कुछ सोचे समझे वो उसमें बैठ गया। उसके बैठते ही पीछे से आकर जगदम्बा और नितेश भी बैठ गए। ड्राइविंग सीट पर संजीव पहले से ही बैठा था। चारों के बैठते ही गाड़ी गोरखपुर लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल पड़ी। अमन को जिस तरह घेर लिया गया था उससे वो समझ गया कि इन लोगों की नीयत ठीक नहीं है। ये अंदाजा होते ही वो हाथ जोड़कर उनसे जान की भीख मांगने लगा। वे सभी तो उसकी हत्या करने के लिए ही आए थे। थाना सहजनवा के गांव रहीमपुर के पास सुनसान जगह पाकर उसे गाड़ी से उतारकर उसके सिर और सीने में गोली मार दी गई। जगदम्बा को गोली मारकर संतोष नहीं हुआ था, इसलिए उसने कार में रखा पेचकस लेकर उसके सीने में कई बार घोंपा। इसके बाद शव को वहीं छोड़कर वो सभी लोग घर वापस आ गए। घर आकर जगदम्बा ने नितेश और संजीव को घर से भगा दिया, लेकिन उनके गिरफ्तार होने के बाद पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के करीब 15 दिनों बाद उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पूछताछ के बाद उन्हें भी अदालत में पेश करके जेल भेज दिया था। जेल भेजने से पहले पुलिस ने अभियुक्तों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त देसी कट्टा, पेचकस, वैगनार कार और अमन का मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया था। अभियुक्तों के पकड़े जाने के बाद पुलिस ने अज्ञात की जगह संजय पांडे, सपना, नितेश और संजीव को नामजद करके चारों के खिलाफ आरोप पत्र तैयार करके न्यायालय में दाखिल कर दिया है। सपना को अपने किए का तनिक भी मलाल नहीं है। उसका कहना था अमन ने उसके साथ जो बेवफाई की थी उसकी उसे यही सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन शायद वो ये नहीं सोच पा रही है उसकी इस सजा की वजह से कितने घर बर्बाद हुए हैं। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।